नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2023 कुछ ही दिनों में होने वाला है और उसी के चलते एक स्पेशल सीरीज, एक डेडिकेटेड सीरीज मैं आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुआ हूं पाथ फाइंडर चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनको दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी की पूरी सीरीज में ये वाले 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। दिस हैज इकोनॉमी, दिस हैज पॉलिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट। ये सभी के सभी टॉपिक्स के जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको दोस्तों आपके सामने कवर किया जाएगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, दिस इज गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमी। सो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। हम लोग बहुत ही क्विकली इसको रिवाइज करने वाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अभी तक अपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर ली है। हम लोग केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की रिविजन करने वाले हैं। सो बहुत ही जल्दी इस सीरीज को खत्म किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, बताना चाहूंगा कि मेरा नाम अनिरुद्ध है। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स को जाकर के फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आपको हमारे लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ऑल्सो दोस्तों, शुरू करने के पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, पाथ फाइंडर आपके लिए हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में ही बैचेस को लेकर आया है। जो हमारा इंग्लिश बैच है दैट इज कॉल्ड एज द अग्निपथ बैच, जो हमारा हिंदी बैच है वो है हमारा बोध बैच, और दोनों में ही आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल एंड सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। आपको पूरा प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही में आपके लिए इसमें टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ये बैच केवल और केवल 8,000 रुपए में अवेलेबल है। एनरोल करने के लिए आप लोग मेरा कूपन कोड अनि यूपीएससी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भी दिया गया है, उसको जाकर के भर दीजिए। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। ये बैचेस, इंग्लिश बैच 1 जून से और हिंदी बैच 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। ऑल राइट, सो आज का हमारा जो लेक्चर है इसमें इकोनॉमी के ये वाले 8 टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी के बारे में बात करेंगे। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, मेनली वो समझाऊंगा। मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको लेकर यूपीएससी ने आज से 2 साल पहले सवाल पूछा था। एफडीआई में भारत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, वो क्या है, और एफडीआई के कौन से प्रमुख रूट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स डायनेमिक्स हमें देखने को मिले, क्यों सडनली इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स नीचे आए और अब क्यों बढ़ गए हैं, वो ब्रीफली बात करेंगे। सीबीडीसी के बारे में चर्चा करेंगे, पिछले साल अनाउंस हुई है। हाई पॉसिबिलिटी कि इसको लेकर सवाल आपसे पूछा जाएगा। इवन ये वाला जो टॉपिक है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, ये भी हाई पॉसिबिलिटी की सवाल आपसे पूछा ही जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन बेसिकली डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए टोकनाइजेशन का नया कॉन्सेप्ट आरबीआई लेकर आई थी, वो क्या है, कैसे काम करता है, वो समझाया जाएगा। यूपीआई, कुछ बाहर के देश हैं जो कि यूपीआई को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उनके नाम जानेंगे। एंड फाइनली सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो कि मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन आई समहाउ फील कि ये ज्यादा रेलेवेंस इसकी मेंस के लिए है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, लेकिन फिर भी इसके बारे में भी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। सो नंबर 1 टॉपिक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। आप देख सकते हैं पिछले साल आपको मालूम होगा आरबीआई के द्वारा जुलाई में एक पेपर निकाला गया था जिसमें कि उन्होंने कहा था कि एज पर द फेमा रूल्स, तो जो हमारा फेमा वाला कानून है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उस के रूल्स के तहत हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को अब इंडियन रुपी में सेटलमेंट करने को एनकरेज करना चाहते हैं। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी अपनी पुरानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंजेस को लाया गया था टू अलाउ फॉर रुपी सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें क्या होने वाला है कि जो आपकी इनवॉइसिंग है और जो आपका प्रोडक्ट्स का डिनोमिनेशन है वो इंडियन रुपये में होगा। मान लीजिए कि इंडिया किसी और देश के साथ व्यापार कर रहा है, लेटर से हम लोग यूएई के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो उनका डरम और हमारा रुपी, इसमें हम लोग व्यापार करेंगे, लोकल करेंसीज में व्यापार को किया जाएगा और इसमें जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट डिटरमाइंड होगा। अभी तक क्या था, हम लोग मेनली व्यापार था वो डॉलर में कर रहे थे, बिकॉज डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी कहा जाता है। लेकिन यहां पर इन्होंने कहा कि हम लोग जो हमारा व्यापार है इसको बेसिकली लोकल करेंसीज में करेंगे और जो एक्सचेंज रेट है उसको मार्केट डिटरमाइंड
रखा जाएगा। इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नोस्त्रो एंड वोस्त्रो अकाउंट्स। अगेन आपने नाम सुना होगा। नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट्स क्या होते हैं, अगेन बहुत ही सिंपल भाषा में इसको समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई बैंक है जिसको कि यूएई में कुछ व्यापार करना है। मान लीजिए यहां पर कोई व्यापारी है जिसको कि यूएई के साथ व्यापार करना है, तो उसको वो क्या करेगा, वो इंडिया वाले बैंक को बोलेगा कि देखिए मुझे यूएई के साथ व्यापार करना है, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मुझे वहां से पेमेंट्स वगैरह को लेना है। अब इंडिया का बैंक है, हम उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि लेट्स से एसबीआई बैंक है। नाउ मान के चलिए कि एसबीआई बैंक की यूएई में कोई भी ब्रांच नहीं है, वैसे उसकी ब्रांचेस मिल जाती हैं, लेकिन एज्यूम कीजिए कि उसकी कोई भी ब्रांच वहां पर नहीं है। तो वो क्या करेगा, यूएई का कोई बैंक है, लेट अस से यूएई का कोई बैंक है दुबई बैंक के नाम से, वो एसबीआई जो है वो दुबई बैंक को बोलेगा कि ठीक है आप मेरे लिए अपने बैंक में एक खाता खोल लीजिए कि जो भी पेमेंट्स मेरे लिए आएंगी वो आप इस खाते में ले लीजिए, अल्टीमेटली वो पेमेंट्स मुझ तक पहुंच जाएंगी और मैं वो पेमेंट्स को इस व्यापारी तक पहुंचा दूंगा। ये एसबीआई करता है। ये वाला जो एसबीआई के द्वारा अकाउंट ओपन किया गया है यूएई के इस दुबई बैंक में, इसको बेसिकली कहा जाता है नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट। अब ये कैसे है, लेट्स प्रेज्यूम बैंक ए है जिसका कोई भी ब्रांच नहीं है रशिया में, बट बैंक बी का ब्रांच है। नाउ टू रिसीव द डिपॉजिट्स इन द रशिया, ए विल ओपन अ नोस्त्रो अकाउंट विद बैंक बी। तो जो ये एसबीआई ने अकाउंट ओपन किया है ना दुबई बैंक में, ये वाला जो अकाउंट है ये बेसिकली इसको हम लोग नोस्त्रो अकाउंट का नाम दे देते हैं। सिमिलरली वोस्त्रो किसके लिए कहा जाता है, तो नोस्त्रो अकाउंट जो है उसी को वोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है फॉर द बैंक दैट ओपन्स द अकाउंट। तो ये वाला जो यहां पे अकाउंट ओपन किया गया था, लेट अस से अकाउंट का नंबर है 123, एसबीआई के लिए इस 123 अकाउंट का जो मीनिंग है वो नोस्त्रो अकाउंट है, और दुबई बैंक के लिए ये वाला जो 123 अकाउंट है ये वोस्त्रो अकाउंट है। इतनी सिंपल सी बात है। ये लैटिन वर्ड्स है। नोस्त्रो का मतलब आर मनी ऑन डिपॉजिट एट योर बैंक, वोस्त्रो अकाउंट योर मनी ऑन डिपॉजिट एट आवर बैंक। तो दुबई बैंक के लिए वो अकाउंट वोस्त्रो है, एसबीआई बैंक के लिए वो वाला अकाउंट नोस्त्रो अकाउंट माना जाता है। नोस्त्रो एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है आर्स, एंड वोस्त्रो एक अगेन लैटिन शब्द है जिसका मतलब है योर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से आपके नोस्त्रो वोस्त्रो का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बेसिकली ये है कि मान लीजिए कोई डोमेस्टिक बैंक है, उसको इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने क्लाइंट्स को, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें हर तरह की सर्विसेज आप अवेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वायर ट्रांसफर्स, परफॉर्मिंग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिट्स लेने हैं, विड्रॉल करने हैं, और आपको इंटरनेशनल व्यापार को जल्दी जल्दी करना है, तो वो सारी की सारी चीजें यहां पर नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के माध्यम से हो सकती हैं। अल्टीमेटली जो ये व्यापारी था जिसको कुछ पैसे रिसीव करने थे, वो इस नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट के माध्यम से पैसों को रिसीव कर पाएगा। हेल्प ऑब्वियसली एसबीआई कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा उसके पास पहुंच जाएगा। ये कहानी है नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट की। सवाल यहीं से आपको देखने को मिल सकता है। सिमिलरली कई सारे रशिया के बैंक्स जिनकी इंडिया में ब्रांच नहीं है, वो जब इंडिया के बैंक में आकर के अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उसको नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट कहा जाता है। तो इसको समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल रशिया का कोई बैंक है, लेट अस से गैज़प्रोम बैंक है, उसने आकर के इंडिया में एसबीआई को बोला कि मेरे नाम पे आप एक अकाउंट खोल लीजिए। तो गैज़प्रोम बैंक के द्वारा ओपन किया गया जो एसबीआई में अकाउंट है वो इनके लिए नोस्त्रो अकाउंट है, एसबीआई के लिए दोस्तों वो वोस्त्रो अकाउंट है। अंडरस्टैंडिंग समझ गए। कोई बाहर का बैंक इंडिया में आकर के ओपन कर रहा है, या इंडिया का बैंक बाहर जाकर के ओपन कर रहा है जहां पर हमारी ब्रांचेस नहीं है, तब जाकर के नोस्त्रो वोस्त्रो वाला ये कॉन्सेप्ट जो है ये सामने आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में। ये सुर्खियों में इसलिए थी बिकॉज पिछले साल इस अथॉरिटी के द्वारा अपने 50 सालों को पूरा किया गया है। बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे, ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आती है। एक आपको हिंट देता हूं, कोई भी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, किसी भी प्रकार का जो एक्सपोर्ट करवाने का काम करती है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको कि हम लोग अपेडा का नाम देते हैं, ये सारी की सारी दोस्तों जो बॉडीज हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ही आती हैं, बिकॉज अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही देखता है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई और मिनिस्ट्री आपके दिमाग में आ रही हो तो वो भी आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही यहां पे सही जवाब है। इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर भी माना जाता है। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर दुनिया में कौन सा है। वैसे काफी सिंपल आंसर है। एमपेडा करता क्या है, एमपेडा बेसिकली ये देखता है कि किन किन तरीकों से
हम लोग मेरीन प्रोडक्ट्स का जो व्यापार है उसको बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई शॉर्टकमिंग है, अगर कोई बॉटलनेक है, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें एमपेडा करता है। ये बल्कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है थ्रू वेरियस सोसाइटीज। तो ये सोसाइटीज का नाम है NCSA, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर एंड नेटवर्क फॉर फिश क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल फिशिंग। ये भी बेसिकली इस एमपेडा के द्वारा ही इनके साथ मिलकर के काम किया जाता है, सो दैट जो गरीब तबके के एक्वाकल्चर फार्मर्स हैं उनकी किस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, उनका भी किस तरीके से एक्सपोर्ट करवाया जा सके। नेक्स्ट खबर है एफडीआई को लेकर। अगेन पिछले साल ये खबर सामने आई थी दोस्तों, बताया गया था जुलाई में कि इंडिया में रिकॉर्ड लेवल की एफडीआई दर्ज करी गई है। इंडिया रिसीव्ड द हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज अप्रोक्सीमेटली 84 बिलियन के, 84,835 मिलियन, अगर बिलियन में देखोगे तो 84.8 बिलियन के आसपास की हमने एफडीआई को देखा था इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। 22-23 का डेटा अभी 1-2 महीने में आएगा, जुलाई तक आ जाएगा। 21-22 का डेटा है 84.8 बिलियन की हमने एफडीआई को रजिस्टर किया था। अगर पुराने ईयर्स को देखेंगे दोस्तों, 19-20 में जो हमारा एफडीआई था वो 74.3 बिलियन था। 20-21 में हमारा एफडीआई काफी बढ़ चुका था, 81.9 बिलियन हुआ था, और फिर ये और बढ़ा जब ये बढ़कर 84.8 बिलियन हो गया। इसकी तुलना में 2.87 बिलियन की हमें बढ़त देखने को मिली है। 19-20 में कम क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ कोविड-19, ठीक है। और 20-21 में ये सडनली बढ़ा बिकॉज अनलॉकिंग काफी जगह पे स्टार्ट हो चुकी थी, और 21-22 में इसने फिर से काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है। होपफुली इस साल भी और बढ़त हमें देखने को मिलेगी। ये दोस्तों यूनेक्टैड है, जो कि यूएन के साथ काम करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है। इसके द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, जो कि बताता है कि कौन से देश हैं जिसमें मैक्सिमम एफडीआईज आ रही है। हमारा जो रैंक है वो रैंक 7 हो चुका है। इंडिया का जो रैंक है आपको दिखा देता हूं। दिस इज, वी आर नाउ रैंक्ड एट रैंक 7th among the top 20 host economies for 2021 in terms of FDI। अगर ये बात करें कि मैक्सिमम एफडीआई इंडिया में कहां से आ रही है, इस लिस्ट को प्लीज ध्यान रखना। नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे अमेरिका है, नंबर 3 पे मॉरिशस, नंबर 4 पे नेदरलैंड्स, नंबर 5 पे स्विट्जरलैंड। जो बहुत सारी एफडीआई सिंगापुर से आती है, ये अनफॉर्चुनेटली बात सच है कि बहुत सारी एफडीआई इंडिया में चाइना से ही आ रही होती है, क्योंकि डायरेक्टली चाइना से आएगी तो हमारी गवर्नमेंट काफी बंदिशें लगाती है, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, लेकिन सिंगापुर के थ्रू होकर आती है तो फिर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगती हैं। अच्छा, ये एफडीआई जो आई है, मैक्सिमम एफडीआई कौन से प्रदेशों में देखने को मिली है? नंबर 1 पे कर्नाटका है, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे बैंगलोर है जो कि भारत की सिलिकॉन वैली है। नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, क्योंकि यहाँ पे मुंबई है जो कि हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है। नंबर 3 पे हमारी राजधानी नई दिल्ली है। नंबर 4 पे तमिलनाडु है। नंबर 5 पे हमें हरियाणा है, बिकॉज हरियाणा में हमें गुड़गांव देखने को मिलता है, जो कि अगेन इंडिया का साइबर हब बना हुआ है। तो ये 5 डेस्टिनेशंस हैं जहां पर हमें मैक्सिमम एफडीआई देखने को मिली है। एफडीआई क्या होती है इस पे मैं समय नहीं व्यर्थ करूंगा, बिकॉज ये आपने अभी तक पढ़ लिया होगा। लेकिन एफडीआई के आने के 2 प्रमुख रूट्स हैं दोस्तों भारत में। एक आपका ऑटोमेटिक रूट है और दूसरा आपका गवर्नमेंट रूट बन जाता है। ऑटोमेटिक रूट, जैसा कि नाम बताता है कि अगर आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको ऑटोमेटिक रूट में रखा गया है, मतलब अगर आपको इन क्षेत्रों में एफडीआई का निवेश करना है तो आपको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एफडीआई अप टू 100% इज अलाउड इन नॉन क्रिटिकल सेक्टर्स थ्रू डी ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि ना तो आरबीआई से पूछना है, ना एमएचए के द्वारा कोई क्लियरेंस लेने की आवश्यकता है। लेकिन अगर सेक्टर ऐसा है जैसे कि डिफेंस, मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, प्राइवेट सिक्योरिटी, सिविल एविएशन, माइनिंग, इस केस में एमएचए का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर एफडीआई पाकिस्तान या बांग्लादेश से आ रही है किसी भी तरह की, उस केस में एमएचए का क्लियरेंस तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। गवर्नमेंट रूट के केस में क्या होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल कहां से लिया जाता है? अप्रूवल लिया जाता है फ्रॉम दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल, जो कि फैसिलिटेट करता है सिंगल विंडो क्लियरेंस ऑफ एप्लीकेशंस। ये कहां पे काम करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आने वाला जो विभाग है हमारा डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसके तहत ये वाला पोर्टल काम करता है, जो कि आपको गवर्नमेंट रूट के माध्यम से अगर एफडीआई करनी है, इस पोर्टल से क्लियरेंस लेनी जरूरी बन जाती है। अगला टॉपिक है फॉरेक्स डायनेमिक्स का। फॉरेक्स डायनेमिक्स में क्या हुआ, पिछले साल दोस्तों अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स काफी गिर चुके थे, उनका आंकड़ा काफी कम हो चुका था। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स का जो आंकड़ा था उसको पर्सपेक्टिव में डालने के लिए बेसिकली क्या हुआ था
कि अभी तक हम क्या बोलते थे कि हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जो कि इंडिया के 1 साल के इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं, लेकिन वो इतने गिर चुके थे कि वो केवल 8 से 9 महीने के ही इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं। इंडिया काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है, पर्टिकुलरली एनर्जी का इंपोर्ट काफी हाई होता है, ऑयल ट्रेड की बात करें, एनर्जी ट्रेड की बात करें, तो इसीलिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स का एक बड़ा बास्केट होना काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। नाउ फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या कुछ आता है आपको मालूम होगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो फॉरेन करेंसी एसेट्स आते हैं, नंबर 2 पे इसमें गोल्ड आता है, नंबर 3 पे इसमें स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स आती हैं जो कि आईएमएफ के पास होती हैं, नंबर 4 पे इसमें दोस्तों आता है रिजर्व ट्रांश जो कि अगेन आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये 4 चीजें आती हैं जो कि फॉरेक्स के कंपोनेंट्स में देखने को मिलती हैं। हुआ क्या, सडनली ये क्यों गिरे? देखिए फॉरेक्स रिजर्व्स में सबसे बड़ा कंपोनेंट भारत के पास जो है वो एफसीए फॉरेन करेंसी एसेट्स का है। उसमें भी सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो यूएस डॉलर्स का है, बिकॉज यूएस डॉलर को रिजर्व करेंसी माना जाता है पूरे विश्व का। नाउ प्रॉब्लम क्या हुई, यूएस डॉलर काफी महंगा हो गया इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। यूएस डॉलर काफी महंगा हो गया। क्यों महंगा हुआ? बिकॉज यूएस डॉलर जो यूएस का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके द्वारा जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया। जब वहां पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया गया तो यूएस डॉलर की मार्केट में काफी कमी हो गई। जब उसकी सप्लाई कम हो गई तो उसका रेट एकदम से बढ़ गया, और इस चीज को मापने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द डॉलर इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि डॉलर इंडेक्स कि अगर वो बढ़ रहा है मतलब कि यूएस डॉलर महंगा होता जा रहा है। तो यही हुआ रीजन बिहाइंड द फॉरेक्स रिजर्व फॉल, कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में काफी गिरावट देखने को मिली, विच इज द बिगेस्ट रीजन। और ये डॉलर इंडेक्स काफी बढ़ गया विच गेजेस द यूएस डॉलर, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन करेंसी एसेट्स की मात्रा काफी गिर गई। और इतना ही नहीं, क्योंकि हमारा इंडियन रुपी, अब देखिए जब मैंने बोला कि यूएस करेंसी का रेट बढ़ रहा है तो इंडियन रुपी का रेट कम हो रहा है। क्योंकि इंडियन रुपी जल्दी से नीचे आ रहा था तो आरबीआई के द्वारा क्या किया गया कि जो हमारे ट्रेजरी में पड़े हुए डॉलर्स थे उसको हमने ओपन मार्केट में रिलीज करना शुरू कर दिया। जब उनको रिलीज करना शुरू किया तो ऑब्वियसली आरबीआई के ट्रेजरी में पड़े हुए डॉलर्स कम हो गए। आरबीआई ने रिलीज इसलिए किया सो दैट वॉलेटिलिटी ऑफ रुपी को थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए। तो ये भी दूसरा बड़ा फैक्टर बना जिसकी वजह से फॉरेक्स रिजर्व्स गिरे। तीसरा, एफपीआईज जो है वो देश छोड़कर भागने लगे, स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा निकलने लगा। ये 2-3 कारणों की वजह से सडनली हमारे फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब क्योंकि जो आउटकम जो फिलहाल कॉन्टेम्पलेट किया जा रहा है कि आगे आने वाली सिचुएशन थोड़ी बेहतर होने वाली है, तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व फिर से बढ़ चुके हैं। लेकिन इसी बीच आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही शानदार कदम लिया गया। इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हमें दिक्कत ना हो, आरबीआई ने क्या किया, क्योंकि एक तरफ फॉरेन करेंसी एसेट्स कम हो रहे थे, यूएस डॉलर कम हो रहा था, तो आरबीआई ने तेजी से गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जो कि ये बताता है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, जो कि बताता है कि दुनिया भर में किसने कितना गोल्ड खरीदा, किसके पास कितना गोल्ड है, उसके डेटा के अनुसार बताया गया आरबीआई वाज द थर्ड लार्जेस्ट अमंग द नोन बायर्स इन Q3 ऑफ 2022। मतलब कि जिन्होंने लीगल तरीके से गोल्ड को खरीदा है उसमें आरबीआई थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे था इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में हमने बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदा है। क्यों? क्योंकि गोल्ड बहुत ही स्टेबल है, प्रेशियस मेटल है, वैल्यू कम नहीं होती है, इसीलिए आरबीआई ने तेजी से गोल्ड को खरीदना शुरू किया। बल्कि इसको लेकर एक नई खबर भी सामने आई है, मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आरबीआई का जो टोटल गोल्ड का रिजर्व है वो ऑलमोस्ट दोस्तों 800 टन के आसपास पहुंच चुका है। एग्जैक्टली बात करें तो 790 टन के आसपास पहुंच चुका है, और आरबीआई के पास अब काफी भारी मात्रा में गोल्ड आ चुका है। तो ये एक बड़ा जंप है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे पास लगभग 570 टन गोल्ड हुआ करता था, लेकिन अब सडनली हमारे पास 800 टन के आसपास का गोल्ड है, बिकॉज हम लोग हमारी इकोनॉमी को कुशन करने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने देखा भी होगा तो पिछले कुछ महीनों में गोल्ड का प्राइस सडनली बढ़ गया, 60,000 को पार कर गया। उसका मेन कारण यह भी था कि आरबीआई हुआ और भी कई सारे सेंट्रल बैंक्स, टर्की का बैंक, इजिप्ट का बैंक, सिंगापुर का बैंक, इनके द्वारा भी गोल्ड को भारी मात्रा से मार्केट से खरीदा गया है। डिमांड बढ़ गई तो सडनली उसका प्राइस भी एकदम से बढ़ गया। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों सीबीडीसी का। सीबीडीसी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार काफी पॉसिबिलिटी है इस पे सवाल पूछे जाने की। सीबीडीसी में क्या है? सीबीडीसी में बेसिकली आरबीआई के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि ये इन्होंने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया है। तो प्रॉब्लम क्या थी? क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रही थी, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के केस में दिक्कत क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक रेगुलेटरी वैक्यूम में चलती है। उसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी बैंक नहीं है, कोई भी सेंट्रल बैंक के लिए
के द्वारा ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर पाए। इसीलिए आरबीआई सीबीडीसी लेकर आया, जिसको कि हम लोग ई रूपी के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लोग ई रूपी के नाम से जानते हैं दोस्तों। सो ये इन्होंने जो सीबीडीसी या फिर ई रूपी है, इसके इन्होंने 2 वर्जन्स को लॉन्च किया है। एक आपका ई रूपी रिटेल है, एक आपका ई रूपी होलसेल है। जो रिटेल है ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए अवेलेबल है। जो होलसेल है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अवेलेबल, मतलब कि बैंक है, एचडीएफसी बैंक को किसी एसबीआई बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करनी है तो वहां पर वो उनको ई रूपी होलसेल वाला इस्तेमाल करना होगा। अगर मुझे किसी बैंक के साथ करना है तो मुझे ई रूपी रिटेल वाला इस्तेमाल करना होगा। मुझे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ करना है, किसी बिजनेस के साथ करना है तो मुझे ई रूपी रिटेल का इस्तेमाल करना होगा। ये सीबीडीसी कुछ नहीं है, डिजिटल फॉर्म ऑफ अ पेपर करेंसी है। 10 रुपए का नोट जैसे आपके सामने होता है ना, वही आपको ऑनलाइन दिखेगा। डिजिटल फॉर्म ऑफ पेपर है। अनलाइक क्रिप्टो करेंसीज जो कि रेगुलेटरी बिल्कुल सुपरविजन नहीं है, उसके तुलना में सीबीडीसी एक लीगल टेंडर है विच इज इशूड एंड बैक्ड बाय अ सेंट्रल बैंक। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑब्वियसली करेंसी हैंडलिंग कॉस्ट कम हो जाती है, रिलायबल है क्योंकि सेंट्रल बैंक सीधा खुद ही इसको लेकर आया है, खुद ही इसको इशू करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ जाएगी, टैक्स कंप्लायंस भी आपकी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज भी है, साइबर हैकिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद डिजिटल करेंसी जो है वो प्राइवेसी ऑफर नहीं करती है, तो ये कुछ कुछ यहां पर इसकी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। नाउ जो ई रूपी वाला आइडिया है, इसमें एक प्रिंसिपल आता है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेज्ड एनोनिमिटी। इसमें क्या होता है कि अगर तो छोटी मोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन हो रही है उसके लिए तो एनोनिमस है, लेकिन बड़ी वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए ट्रेसेबल है। मतलब कि हर चीज को ट्रेस नहीं कर रहा बैंक बैठकर, लेकिन अगर छोटी छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बड़ी वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस केस में आप इसको मैनेज कर रहे हैं। सो ये एक तरीके से जैसे फिजिकल कैश में होता है, अगर आप बैंक खाते में से जाकर के 1000 रुपए 2000 रुपए विड्रॉ कर लेते हैं कोई नहीं पूछता, लेकिन सडनली आपने लाख रुपए डाल दिया, विड्रॉ कर लिया, तो सडनली इट बिकम्स सस्पिशियस कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो सिमिलरली अगर छोटी मोटी ट्रांजैक्शंस ई रूपी में हो रही हैं कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन अगर बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है तो सडनली आरबीआई इसमें आपको देखने वाली है। इस ई रूपी को लाने के लिए जो अमेंडमेंट हुई है ये आरबीआई एक्ट 1934 में हुई है टू इंक्लूड डिजिटल रूपी इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म बैंक नोट। जो लीगल टेंडर की डेफिनेशन है ना, उसमें अब डिजिटल रूपी को भी ऐड कर दिया गया है। एज पर द कॉन्सेप्ट नोट, डिजाइन विल बी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड नीड सो दैट इट इज कंपैटिबल विद द गोल ऑफ फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी। इसका डिजाइन टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। दोस्तों ई रूपी और यूपीआई में भी एक अंतर आता है। यूपीआई के केस में क्या है, इसमें 2 बैंक हैं। मान लीजिए मैंने किसी मर्चेंट को पेमेंट करी, मेरा बैंक खाता एसबीआई में है, सामने वाले का बैंक खाता लेट से आईसीआईसीआई में है, मैंने 10 रुपए एसबीआई से आईसीआईसीआई को पे करा। इस केस में सेटलमेंट का टाइम पीरियड होता है और सेटलमेंट का कुछ पैसा भी लगता है। ई रूपी के केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली आरबीआई ही इसको इशू कर रही है, तो इस केस में कोई सेटलमेंट का रिस्क नहीं है और इसमें ट्रांजैक्शन जो है ये बहुत फास्ट होती है। हमें दिख जाता है कि हमने पैसा इमीडिएटली दे दिया, लेकिन दोस्तों एसबीआई से आईसीआईसीआई पैसा जाने में रियलिटी में असल में 1 या 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन ई रूपी के केस में ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि आरबीआई ही है जो कि इसको डायरेक्टली इशू कर रहा है, तो डायरेक्टली ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत फास्ट होने वाली है। इसी टॉपिक के साथ संबंधित कुछ ट्रिवियल फैक्ट्स को जान लीजिए। बहामास छोटी सी कंट्री है, फर्स्ट इकोनॉमी टू लॉन्च इट्स नेशन वाइड सीबीडीसी, नाम है सैंड डॉलर। Nigeria, another country to have rolled out e-Naira in 2020. China became the world's first major economy. कोविड के टाइम पे दोस्तों जब पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, अप्रैल 2020 में इन्होंने डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी eCNY। कोरिया, स्वीडन, जमाइका, यूक्रेन, ये भी कुछ कंट्रीज है जो कि अपनी डिजिटल करेंसी को टेस्ट कर रही हैं। रशिया ने भी शुरू किया है, यूएसए ने भी शुरू किया है। सभी कंट्रीज अब धीरे धीरे इस सेक्टर में उतरने का प्रयास कर रही हैं। अगला है टोकनाइजेशन। काफी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये काफी लंबे टाइम से डिबेट चल रही थी टोकनाइजेशन जो है उसको लागू कब से किया जाएगा, लेकिन फाइनली पिछले साल अक्टूबर 1, 2022 से इसको दोस्तों लागू करवा दिया गया है। किसने करवाया है? आरबीआई के द्वारा इस टोकनाइजेशन को लागू करवाया गया है। टेक्निकल नाम क्या है? कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म्स कहा जाता है, जो कि 1 अक्टूबर से लागू करवाई गई है। होता क्या है, यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको बड़े ही सिंपल तरीके से समझा देता हूं। नॉर्मली क्या है, मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे जाकर के आपसे वो पूछता है कि डू यू वांट टू सेव योर कार्ड। आप बोल देते हैं कि जी हाँ, कार्ड सेव कर लीजिए, बिकॉज अगली बार जब मैं आऊंगा तो मुझे आसानी हो जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब कार्ड आपका सेव हो रहा था तो कार्ड के लिखा हुआ नंबर, कार्ड पे लिखा हुआ नाम, कार्ड पे लिखा हुआ एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये सब चीजें वो स्टोर कर रहे थे।
जो सिक्योरिटी पिन होता है जिसको कि CVV कहा जाता है, ये वहां पे स्टोर नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाकी डिटेल्स स्टोर करी जा रही थी। ये सब CVV ना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हैकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से टेंशन थी कि कहीं कल को ये ना हो कि साइबर फ्रॉड के चलते जो कार्ड डिटेल्स हैं वो किसी और के पास पहुंच जाए। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा था। तो ये पेमेंट इनिशिएट होती थी, कार्ड डिटेल्स फ्लिपकार्ट भेजता था एक्वायरिंग बैंक को, एक्वायरिंग बैंक फॉरवर्ड करता था इशुइंग बैंक को, इशुइंग बैंक एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता था, और फिर जाके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती थी कि होनी है या नहीं होनी है। इसमें एग्जाम्पल से समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक यूजर हूं अनिरुद्ध, मेरे पास जो कार्ड है वो लेट से SBI बैंक का है। फ्लिपकार्ट का भी तो किसी बैंक अकाउंट में खाता होगा, मैं कह रहा हूं फ्लिपकार्ट का जो बैंक अकाउंट है वो लेट से HDFC है। यहां पर इसको इशुइंग बैंक कहा जाता है क्योंकि मैं कस्टमर हूं और मेरा इशुइंग बैंक SBI है। एक्वायरिंग बैंक दोस्तों इसको कहा जाता है जो कि आपका HDFC है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ परचेज करना है तो मैंने SBI वाली कार्ड डिटेल्स फ्लिपकार्ट में डाल दी, और SBI क्या करेगा, ये वाली कार्ड डिटेल्स को फॉरवर्ड करेगा। किसको? HDFC को फॉरवर्ड करेगा। HDFC इन कार्ड डिटेल्स को फॉरवर्ड करेगा SBI को, जो कि बताएगा कि जी हाँ ये कार्ड डिटेल सही है, यूजर सही है, आप इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव कर दीजिए। अब हुआ क्या, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ये 3 स्टेप्स में आपकी कार्ड डिटेल्स घूम रही हैं, जो कि इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बनाता है कि आपकी कार्ड डिटेल्स कहीं पर भी हैक हो सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर टोकनाइज्ड कार्ड है, उस केस में क्या होगा कि SBI वाला जो मेरा कार्ड है, जब मैंने फ्लिपकार्ट पे उसको लोड किया, फ्लिपकार्ट अब उस क्या करने वाला है कि RBI के नॉर्म्स को फॉलो करेगा, और अब आपका कार्ड डिटेल्स HDFC को नहीं जाएगा। अब दोस्तों आपका कार्ड को एक टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा जो कि HDFC के पास जाएगा। वो वाला टोकन HDFC से SBI के पास जाएगा, HDFC उसको अप्रूव कर देगा और आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। वो टोकन एक रैंडमली जनरेटेड नंबर होने वाला है, यानी कि आपके कार्ड नंबर के साथ उसका कोई संबंध नहीं होगा, और इसीलिए क्योंकि ये टोकन होगा तो आपकी कार्ड का जो पूरा का पूरा डिटेल्स है वो सेव्ड है और आपकी ट्रांजैक्शन भी कंफर्टेबली हो जाती है। ये मकसद है टोकनाइजेशन का, जिसके चलते आपकी कार्ड डिटेल्स काफी ज्यादा सिक्योर हो जाती हैं। इसमें यह भी है, मान लीजिए कि आपके पास 2 फोन है, और मान लीजिए कि आपके पास एक एप्पल का फोन है और मान लीजिए दूसरा एंड्रॉयड का फोन है। तो उस केस में मान लीजिए कि आपने एंड्रॉयड से ट्रांजैक्शन करी, उस केस में जो टोकन जनरेट होगा वो अलग होगा। अगर आपने सेम अकाउंट से, अगर आपने एप्पल से अपनी ट्रांजैक्शन को जनरेट करा तो उस केस में टोकन जनरेट होने वाला अलग होगा। अगर तीसरा फोन है, वहां से आप कर रहे हैं, वहां पर से भी जो आपका टोकन जनरेट होगा वो दोस्तों अलग है। तो ये डिवाइस स्पेसिफिक है, अकाउंट स्पेसिफिक है, जिसकी वजह से इसको हैक करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। ये आपका प्रोसेस है टोकनाइजेशन का, जो कि RBI के द्वारा लाया गया है। ये टोकनाइजेशन का प्रोसेस कौन करता है? कार्ड इशू करने वाला या तो बैंक करता है या फिर वीजा, मास्टरकार्ड, रुपे, जो भी आपके ऑथोराइज कार्ड नेटवर्क्स हैं, इनके द्वारा किया जाता है। जब ये बल्कि लाया गया था तो वीजा, मास्टरकार्ड ने कहा कि हमारे खर्चे काफी बढ़ जाएंगे, लेकिन RBI ने कहा कि हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद दैट। सो दिस वाज द इशू जब टोकनाइजेशन के प्रोसेस को लाया गया था। नेक्स्ट दोस्तों मुद्दा है UPI का। छोटी सी खबर है, बहुत सारे विदेशी देश हैं जो कि अब कोशिश कर रहे हैं कि अब इंडिया के UPI को रेप्लिकेट किया जाए। तो उन्होंने कहा है कि हम लोग भी UPI को हमारे देशों में अलाउ करना चाहते हैं। खबर इतनी सी ही है कि इसमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर ने तो पहले ही बोल दिया था, अब UAE ने भी कहा है कि हम भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे लोग UAE घूमने जाते हैं, UAE में रहते हैं, तो चाहते हैं कि UPI का इस्तेमाल करने लग जाएं। UPI क्या है उसमें आपका समय नहीं लूंगा मैं, सिंपल सी बात है, NPCI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। NPCI जो है वो दोस्तों RBI और IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर के बनाया था, अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट फॉर क्रिएटिंग अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, जो कि अब काफी पॉपुलराइज हो चुका है। और भी कई सारी चीजें हैं जो कि NPCI ने बनाई हैं, रुपे देख लीजिए, IMPS देख लीजिए, NSCH, ABPS, NFS एंड BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सभी चीजें NPCI के द्वारा ही बनाई गई हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, सॉरी, गोल्ड बॉन्ड्स तो पहले आए थे 2015 में, अब ग्रीन बॉन्ड्स भी आए हैं। देखिए बॉन्ड्स का सिंपल सा फंडा क्या होता है, सरकार एक पेपर इशू करती है, बदले में आपसे पैसा लेती है, और बदले में आपको क्या बोलती है कि हम कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको एक इतनी रेट ऑफ रिटर्न के साथ पैसा लौटा देंगे। वही आइडिया है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया गया है। एजेंडा क्या है, सरकार 16,000 करोड़ यहाँ पे पैसा इकट्ठा करना चाहती है पब्लिक से, इंस्टीट्यूशंस वगैरह से, और उनको सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स थमा देने वाली है। इसमें कुछ बातों का जिनको आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि इसको अप्रूवल रिसेंटली मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा।
अप्रूवल कौन देता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देती है। जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा सरकार के पास वो कहां जाएगा? इसको दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रखा जाएगा और फिर वहां से पैसा अवेलेबल करवाया जाएगा फॉर वेरियस ग्रीन प्रोजेक्ट्स। जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि इंडिया में ग्रीन प्रोजेक्ट्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं, वहां पर ये पैसा अवेलेबल करवाया जाएगा। वो क्लासिफिकेशन क्या है वो बताने वाला हूं। पैसे को ट्रैक कौन करेगा? पीडीएमसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, इस पूरे के पूरे पैसे की ट्रैकिंग करने वाली है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये ग्रीन बॉन्ड्स हैं, फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसके माध्यम से सरकार जो पैसा इकट्ठा करके जिन प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनका कुछ पॉजिटिव एनवायरमेंटल या फिर क्लाइमेटिक बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को सोवरेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसमें सोवरेन गारंटी मिलती है। आपका पैसा सेफ है, आपने पैसा दिया क्योंकि आपने पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी बड़ी एंटिटी है, सोवरेन आपको गारंटी दे रही है, तो इसीलिए सोवरेन गारंटी कहा जा रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको आपका प्रिंसिपल और आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसकी गारंटी गवर्नमेंट दे रही है, इसीलिए इसको सोवरेन कहा जाता है। कौन से ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जिसको की क्लासिफाई किया गया है अंडर दिस सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स? कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाता है, जो कि कार्बन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करता है, जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस को प्रमोट करता है, जो कि वैल्यू करता है, इंप्रूव करता है नेचुरल इकोसिस्टम को, इन सभी प्रोजेक्ट्स को दोस्तों ग्रीन प्रोजेक्ट की क्लासिफिकेशन में रखा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सपोर्ट कौन करने वाला है? GFWC, ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी, यहां पे उनको सपोर्ट करेगी कि हमें कौन से प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, किसमें हमने पैसे को डालना है। ये पूरी कहानी है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा इन 8 टॉपिक्स में से। अभी और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूं जिसमें कि और टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जाकर के पूछ सकते हैं, वहां पर भी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन किया गया है। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आपको केवल प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लेनी है 3000 की है, केवल मेंस की लेनी है तो 2500 में अवेलेबल आपके लिए करवाई गई है। एनरोल करने के लिए लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।